नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। मुंबई जोन के एक इनकम टैक्स ऑफिसर विवेक बत्रा पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इनकम टैक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर विवेक बत्रा के साथ उनकी पत्नी प्रियंका बत्रा, इसके अलावा विराज प्रोफाइल लिमिटेड के मालिक नीरज कुमार और आलोक इंडस्ट्रीज के एमडी दिलीप जेवारिजका पर भी केस दर्ज किया है। इन सभी के ठिकानों पर सुबह से ही सीबीआई छापेमारी भी कर रही है और देश भर के 5 शहरों में करीब 10 ठिकानों पर सुबह से सीबीआई की छापेमारी जारी है। इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। संतोष, बताइए पूरा मामला क्या है? देखिए, विवेक बत्रा जो कि 1992 के आईआरएस ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत थी और उन शिकायत के आधार पर सीबीआई ने, क्योंकि इसके पहले भी मामला इनके खिलाफ चल रहा है आय से अधिक संपत्ति का, तो कुल मिलाकर अभी तक जो सीबीआई को जानकारी निकल कर आई है उसमें लगभग 7 करोड़ के आसपास आय से अधिक संपत्ति सीबीआई ने जो के पास दस्तावेज मिले हैं। कुल मिलाकर इसके बाद जो आरोप इन पे लगे हैं कि कुछ इंडस्ट्रियल घरानों को इन्होंने उनके पैसों को ठिकाने लगाया था और उसी से पैसे इनको मिले थे, जिनमें से खासकर आलोक इंडस्ट्रीज है। आलोक इंडस्ट्रीज के एमडी को भी एफआईआर में नामजद किया गया है। वहीं साथ में एक और इंडस्ट्रियल घराना है, उसको भी आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अभी सीबीआई की सर्चेज चल रही है। 10 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें से दिल्ली, मुंबई, गोवा, सिलवासा में भी छापेमारी चल रही है। और अब देखना है कि जब छापेमारी पूरी होती है तो क्या क्या दस्तावेज सीबीआई के पास हाथ लगते हैं। मतलब सुबह से ही छापेमारी जारी है संतोष, कुछ और दिन इसमें लग सकते हैं? सीबीआई का केस कितना मजबूत है और क्या कुछ लोग नप सकते हैं इसमें? जी हाँ, देखिए, जिस तरीके से आलोक इंडस्ट्रीज अपने आप में एक बड़ा नाम है और उसके साथ आलोक इंडस्ट्रीज के एमडी को एफआईआर में नाम डालना, कहीं ना कहीं केस अभी और आगे बढ़ेगा और आगे जब बढ़ेगा तो आगे और लोगों के नाम भी जुड़ेंगे और जिन जिन लोगों को अपने टेन्योर में इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है इनकम टैक्स के अधिकारी के रूप में, उन सभी लोगों के भी नाम इसमें आगे आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं। तो मतलब ये केस जब आगे बढ़ेगा तो कई और नामों का खुलासा होगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संतोष। नजर बनाए रखें, अपडेट हम लगातार इस पूरे मामले में देते रहेंगे। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सहारा ग्रुप के लिए एक नई मुसीबत उठ खड़ी हुई है। सहारा म्यूचुअल फंड लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट में दाखिल अर्जी खारिज हो गई है। आपको बताया, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा के म्यूचुअल फंड लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसे सहारा ने सैट में चुनौती दी। अब सहारा के पास 6 हफ्ते का टाइम है जिसमें वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। ये भी बताया, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा के म्यूचुअल फंड बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जुलाई 2015 में रद्द करने का ऑर्डर दिया था और अभी सहारा का म्यूचुअल फंड कारोबार 67 करोड़ का है। मेरे सहयोगी असीम से इस वक्त इस पूरी खबर पर और जानकारी लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है असीम। ये बताइए, अब इस पूरे मामले की जो आगे की कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने वाली है, सहारा चुनौती देगी, क्या उनका कितना केस स्ट्रांग बनता है इस पूरे मामले में? देखिए, जुलाई 2015 का मामला है जिसमें कि सेबी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि आप फिट एंड प्रॉपर नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड जो है हाउस जो है वो चला, म्यूचुअल फंड जो है उसका कारोबार जो है वो चला सके। तो उसको उन्होंने सैट में चुनौती दी थी। सैट ने आज ऑर्डर दिया और सैट ने जो है सेबी की अपील को सही ठहराया है। अब सहारा जो है, सहारा के पास ऑप्शन यही है कि वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करे और अगर वहां से सुप्रीम कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो जाती है उसकी, तो उसको अपना ये कारोबार जो है म्यूचुअल फंड का उसको बंद करना पड़ सकता है। तो उसके लिए फिलहाल अब इसको 6 वक्त का टाइम जो है वो दिया गया है। 6 हफ्ते के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा। अगर वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो उसको अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। करीबन 67 करोड़ रुपए का उसका बिजनेस है जून 2017 में उसका, जिसको वाइंड अप करना पड़ सकता है। मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा फिर नुकसान होगा अगर पूरा एक सेटअप ही वो बंद कर देंगे म्यूचुअल फंड्स का, अगर 6 हफ्ते में वो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है। जी सही कहा आपने, क्योंकि सहारा काफी लंबे समय से म्यूचुअल फंड में जो है वो काम कर रहा था। लेकिन अगर मैं जुलाई 2015 से लेकर के जुलाई 2017 की बात करूं तो उसका 65 का पोर्टफोलियो जो है कम हुआ है। पहले ये 100 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो था, लेकिन अब वो घट करके मात्र 67 करोड़ का जो है हो रह गया है। आने वाले दिनों में 6 हफ्ते इस तरह से उसके पास टाइम है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको किसी तरह की राहत जो है वो नहीं देता तो उसको अपना ही कारोबार जो है अगले 2 से 3 महीने के अंदर बंद करना। जिनके पैसे लगे उनका क्या होगा? जी देखिए, जिन ने इस म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगाए हैं उनको इसको रिटर्न जो है वो करना पड़ेगा। जो जिसके पास भी म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट्स हैं उनको ओनर जो है वो करना पड़ेगा। जो आज की प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी बनती है उसको उतने पैसे जो है चुकाने होंगे।
जी असीम, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। सीएजी ने सरकारी बैंकों के नेट प्रॉफिट के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। सीएजी ने आज सरकारी बैंकों पर संसद में रिपोर्ट पेश की। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 12 सरकारी बैंकों में नेट प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा दिखाया। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस मामले में सबसे ऊपर रहा है। इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक भी शामिल हैं इसमें। रिपोर्ट के मुताबिक इन 12 सरकारी बैंकों में जितना एनपीए था उसके मुकाबले प्रोविजनिंग ही नहीं की गई और इससे नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखा। काफी इंतजार के बाद कई राज्यों ने रेरा की वेबसाइट लॉन्च कर दी। उत्तर प्रदेश रेरा की वेबसाइट भी 26 जुलाई को लॉन्च हुई और वेबसाइट पर काफी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं दिए जा रहे। मसलन प्रोजेक्ट के पिछले 2 साल की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। बायर्स की शिकायत है कि कुछ मामलों में नए पोजेशन डेट का भी जिक्र नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट की साइज और ऑक्यूपेंसी के नंबर का जिक्र भी नहीं है। ऐसे में बायर्स की मुश्किल ये है कि वो प्रोजेक्ट की शिकायत करें तो कैसे करें। जब प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी वेबसाइट पर है ही नहीं और नहीं दी जा रही है तो शिकायत कैसे करें। लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस की याचिका खारिज करते हुए उससे 579 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। 2015 में एयरलाइंस के शेयर ट्रांसफर विवाद में हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को ये रकम पुराने प्रमोटर्स कलानिधि मारन को देने का आदेश दिया। आपको बताएं, स्पाइसजेट ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को 250 करोड़ रुपए 31 अगस्त तक और बाकी 229 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने का आदेश दिया था। अब कलानिधि मारन और केएल एयरवेज ने फरवरी 2015 में अपनी 58.46% की पूरी हिस्सेदारी अजय सिंह को ट्रांसफर कर दी थी। शेयर मार्केट का हाल आपको बताएं तो बाजार में आखिरी घंटे में तेज रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स निचले स्तरों से 205 और निफ्टी 70 अंक रिकवर होकर बंद हुआ। निफ्टी 10,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। आईटी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में तेजी दिखी, वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप, पावर, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी रही और अंत में सेंसेक्स 73 अंक और निफ्टी 6 अंक गिरकर बंद हुए। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी 1% जबकि बैंक निफ्टी 2.3% चढ़कर बंद हुए। हाथ को लगा मुंह को ना आया। आजकल ऐसा ही कुछ स्नैपडील और फ्लिपकार्ट मर्जर को लेकर हो रहा है। एक दिन खबर आती है कि देश के सबसे बड़े ई कॉमर्स मर्जर का रास्ता साफ हो गया है और अगले ही दिन नया पेज सामने आ जाता है। और आज का लेटेस्ट पेज यह है कि अब सॉफ्ट बैंक खुद मुंह फुलाकर बैठ गया है और यह धमकी दे दी है कि स्नैपडील के बोर्ड ने भले ही डील को मंजूरी दे दी हो, लेकिन अगर सभी शेयर होल्डर्स डील के साथ नहीं आए तो वो इस डील से निकल जाएंगे। देखिए, फ्लिपकार्ट स्नैपडील डील होते होते एक बार फिर अटक गई है। स्नैपडील के सबसे बड़े इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक ने डील की अड़चनों पर कड़ी चेतावनी दी है। सॉफ्ट बैंक ने कहा है कि अगर डील को लेकर सभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी नहीं मिली तो वो मर्जर की डील से हट जाएगा। हालांकि मर्जर को लेकर स्नैपडील के बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और इस बात की उम्मीद थी कि अब डील की सारी अड़चनें खत्म हो गई हैं। लेकिन डील को लेकर नया पेच ये है कि इस डील में बोर्ड से ज्यादा 100% शेयर होल्डर्स की मंजूरी ज्यादा जरूरी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्नैपडील के छोटे शेयर धारकों के बार बार इनकार से सॉफ्ट बैंक तंग आ चुका है और इस डील से हटने का मन बना रहा है। फ्लिपकार्ट ने अभी 90 से 95 करोड़ डॉलर का नया ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगर 5% शेयर धारक भी इस डील के खिलाफ होंगे तो सॉफ्ट बैंक डील से पीछे हट जाएगा। खबरें ये भी थी कि हाल ही में स्नैपडील मर्जर के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही थी। 100% शेयर होल्डर्स की मंजूरी के अलावा डील की दूसरी अड़चनें भी सामने आई हैं। शेयर होल्डर परचेज एग्रीमेंट में कुछ क्लॉज को लेकर फ्लिपकार्ट ने ऐतराज जताया है। छोटे निवेशकों के ग्रुप प्रेमजी इन्वेस्ट ने प्रेफरेंशियल पेमेंट्स पर आपत्ति भी जताई है, जो कलारी कैपिटल और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स को सॉफ्ट बैंक ने दिए थे। जानकारों के मुताबिक सॉफ्ट बैंक को लगता है कि अगर सभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी नहीं मिलेगी तो डील आगे जाकर टूट भी सकती है, जिसका जिम्मा सॉफ्ट बैंक अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। एक बार फिर सॉफ्ट बैंक और छोटे निवेशक आमने सामने हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जो डील बस चंद कदम दूर थी, एक बार फिर अटकलों के बीच फंस गई है।
रोज नए ड्रामे और एक्शन के साथ नई खबरें आ रही हैं। इंतजार है तो बस क्लाइमैक्स का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जीएसटी में पहला रिटर्न भरने का काम 10 अगस्त के आसपास शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पहले रिटर्न के लिए नियम आसान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जीएसटी से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। पहली रिटर्न हमें 10 अगस्त को, उसको थोड़ा हमने लिबरल करके आगे भी बढ़ाया है। तो अपलोडिंग का काम तो मुझे लगता है 10 अगस्त के आसपास ही शुरू होगा। अब कुछ लोगों ने, जो बड़ी कंपनियां हैं, दे स्टार्टेड इट, लेकिन अभी जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि महंगाई तो नहीं बढ़ रही है। क्या जो हम रेट तय हमने किए उसकी रेट को बिल काटने में लोगों को दिक्कत है क्या? तो 180 आईएएस अधिकारियों की टीम और 30 मंत्रियों की टीम इस संबंध में काम कर रही है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट इसका आया है और उनको प्रोसीजरल से टेक्निकल दिक्कत क्या आ रही है, वो सारी लेकर के टीआरयू सेक्शन में हम देते हैं और वहां से जो प्रोसीजरल है उसका तो हम करेक्शन कराते हैं। आपको भी अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करने का बहुत शौक है लेकिन टैक्स की चोरी भी करते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि अब आप कहेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करने का टैक्स से क्या लेना देना। आपका सवाल तो जायज है, लेकिन तभी तक जब तक आपके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आ जाता, तब शायद आप सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि जवाब देना पड़ेगा इनकम टैक्स के नोटिस का। और अभी नहीं समझे तो इस रिपोर्ट से समझिए। अगली बार जब आप अपनी नई चमचमाती कार, महंगी सुपर बाइक, दुबई में शॉपिंग, या लग्जरी हॉलिडे की फोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डालें तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके दोस्तों के अलावा कोई और भी है जिसकी नजर इन फोटोज पर होगी। वो है इनकम टैक्स अधिकारी। सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। सरकार टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए बैंक अकाउंट के अलावा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखेगी। सरकार ऐसे लोगों के टैक्स डिक्लेरेशन और उनकी लग्जरी लाइफ का मिलान करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उनकी सैलरी के हिसाब से ये लाइफस्टाइल हो सकती है या नहीं। अगर नहीं तो अगले दिन इनकम टैक्स अधिकारी आपके दरवाजे पर होंगे। सरकार को लगता है कि इससे टैक्स कलेक्शन में 30 से 40% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सरकार ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर वार करने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइट शुरू किया है। इसके लिए नेटवर्क तैयार करने का जिम्मा L&T इन्फोटेक को दिया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस से जुड़ा है, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना। बेल्जियम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से ही इस बड़े डेटाबेस का इस्तेमाल टैक्स चोरी रोकने के लिए कर रहे हैं। पहले चरण में मौजूदा क्रेडिट कार्ड खर्च करने की जानकारी, प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में निवेश, कैश में खरीद और जमा की पूरी जानकारी नए सिस्टम में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक केंद्रीय टीम इस डेटाबेस की मदद से ही टैक्स डिक्लेरेशन के नोटिस या मेल लोगों को भेजेगी। इस सिस्टम का फायदा ये होगा कि लोगों का टैक्स अधिकारी से सामना नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाड़ियों की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स की नई कार नेक्सॉन पर से पर्दा उठ गया है। कैसी है टाटा की नई कार, बता रहे हैं जी बिजनेस संवाददाता नंद कुमार नायर। द न्यू नेक्सन, और यकीन मानिए हूबहू उस कंसेप्ट गाड़ी को उतारने की जो कोशिश है वो काबिले तारीफ है। गाड़ी बहुत स्पोर्टी लग रही है। फॉर्म में अगर हम बात करें तो इट्स स्ट्राइकिंग, इट्स अपीलिंग एंड इट्स लुकिंग गुड। नेक्सॉन को डिजाइन करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया कि मार्केट में मौजूद बाकी गाड़ियों से ये अलग और बेहतर दिखे। टाटा मोटर्स की नई डिजाइन लैंग्वेज कंपनी और कस्टमर्स दोनों के लिए पॉजिटिव नजर आ रही है।
कूप लाइक रूफ लाइन, डुअल टोन रूफ और साथ में एरोडायनामिक बोल्ड लाइंस। अनडाउटेडली कार एक शो स्टॉपर है। नेक्सन की असली टक्कर होगी ब्रेजा और इको स्पोर्ट के साथ। ब्रेजा के बॉक्सी डिजाइन से गाड़ी बेहद अलग है, लेकिन एक एसयूवी के हिसाब से नेक्सॉन जरा सॉफ्ट लगती है। ओवरऑल जो पहली नजर में मुझे दिख रहा है, इट सीम्स टू बी वेरी गुड। अच्छा सीटिंग पोजीशन है जो कि आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। सीट नाइसली बोल्स्टर्ड है। क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एयर कॉन वेंट्स, वॉइस कमांड्स, 8 स्पीकर हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, सभी कुछ आपको मिलेगा, हाँ, लेकिन नेक्सन के टॉप एंड मॉडल में। इसके अलावा लॉन्च के वक्त एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। डैशबोर्ड सिंपल है और टाटा मोटर्स की पिछली 3 गाड़ियों में से बहुत कुछ लिया गया है। ट्रांसमिशन के पास इजीली एक्सेसिबल स्टोरेज स्पेस दिया गया है, वो भी स्लाइडिंग डोर के साथ। परेशानी ये है कि ये जरा उल्टा खुलता है। इस गाड़ी में अम्ब्रेला के लिए भी स्पेस बनाया गया है, लेकिन इसकी वजह से बॉटल होल्डर की पोजीशन जरा बदल जाती है। तो कुल मिलाकर किसी भी गाड़ी के लिए एक्स फैक्टर जो कि बहुत जरूरी होता है, वो एक्स फैक्टर टाटा की इस नेक्सन में मौजूद। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।